हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सुजय सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होते हैं। मुख्य रूप से हम डेली सुजय सी बुलेटिन और डेली जो न्यूज़पेपर होता है उसका एनालिसिस देखते हैं। आज है बुधवार 15 जुलाई 2024, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम जिसे हम कहते हैं संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज दिवस विशेष में हम देखेंगे विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे आज सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई को। 2026 की थीम हम देखें स्किल फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, साझा भविष्य के लिए कौशल। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल क्रांति, पर्यावरण में आ रहे बदलाव, ग्रीन ट्रांजेक्शन की वजह से नौकरियों का तरीका बदल चुका है। इसलिए का पूरा फोकस इस बात पर है कि युवाओं को सिर्फ पारंपरिक डिग्रियां न दी जाए, बल्कि उन्हें एआई, साक्षरता, डिजिटल स्किल, ग्रीन स्किल्स, पर्यावरण के अनुकूल स्किल्स और सोशल इमोशनल, सामाजिक भावनात्मक स्किल सिखाई जाए, ताकि आने वाले कल का नेतृत्व कर सके। हिस्ट्री हम इसकी देखें विश्व युवा कौशल दिवस की कहाँ से हुई शुरुआत, तो इस दिन को मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले श्रीलंका ने रखा था, जिसे G77 देशों और चीन का समर्थन मिला। विचार 2014 में श्रीलंका के कोलंबो में हुए विश्व युवा सम्मेलन के बाद सामने आया था। 2014 में कोलंबो में जो विश्व युवा सम्मेलन हुआ था उसमें यह विचार सामने आया था। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया 2014 में, और 15 जुलाई को आधिकारिक रूप से विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया। दुनिया भर में पहली बार यह दिवस 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे प्रस्ताव पारित करके आधिकारिक रूप से 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कौशल भारत मिशन, स्किल इंडिया मिशन। राजस्थान भारत में चलाया जा रहा है स्किल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा। इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जैसी स्कीमें भी चलाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शहरी सेवा शिविर, लाखों परिवारों तक पहुंची सरकार। मुख्यमंत्री बिमला शर्मा के नेतृत्व में इन शिविरों का सफल आयोजन किया जा रहा है। आमजन की समस्याओं का त्वरित फास्ट समाधान करना, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुंदर व सुव्यवस्थित बनाना। लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत मिली है, क्योंकि सरकारी योजनाएं, नागरिक सेवाएं उनके घर के नज़दीक ही मिल रही हैं। मुख्यमंत्री स्वयं समय समय पर शिविरों का निरीक्षण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि अधिकारियों को त्वरित राहत देने में स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। वे लाभार्थियों से मिलकर फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी राज्य सरकार द्वारा 12 जून से 13 जुलाई के बीच में जो शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया था, 7,701 शहरी सेवा शिविरों का, उनके आंकड़े यहाँ दिए गए हैं 12 जून से 13 जुलाई के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे शिविरों के जो आंकड़े दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमाण पत्र जारी 91,599 जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए गए। टोटल 5,644 EWS प्रमाण पत्र जारी किए गए। भूमि और संपत्ति संबंधी 38,494 पट्टे जारी किए गए। 12,163 नाम हस्तांतरण नेम ट्रांसफर के प्रकरणों का निस्तारण। 6,811 भवन मानचित्र बिल्डिंग मैप्स का निस्तारण। शहरी स्वच्छता एवं सीवरेज जिसमें 25,449 कचरा संभावित केंद्र समाप्त किए गए। 2,517 नए सीवर कनेक्शन स्वीकृत किए गए। स्ट्रीट लाइट रोशनी के हम देखें तो 19,978 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। 62,042 पुरानी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त किया गया अर्थात ठीक किया गया। विद्युत एवं ऊर्जा 38,381 नए विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। 11,132 बच्चों के लिए पालनहार योजनाओं में नव सत्यापन किए गए। 17,354 आवेदन PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्राप्त कर छोटे कारोबारियों के लिए ऋण स्वीकृतियां जारी की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कानून व्यवस्था पर बड़ा रुख, मुख्यमंत्री बिमला शर्मा के सख्त निर्देश। बदमाशों की कांपे रूह, IG SP की दो टूक। क्षेत्र में अपराध हुआ तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्यवाही और समीक्षा बैठक की गई। कर अपराधियों उनके आकाओं पर ऐसी प्रभावी निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपराधों की सीधी जिम्मेदारी वहाँ के IG और SP की होगी। जो किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपराध होता है तो वहाँ की जिम्मेदारी वहाँ के IG और SP की होगी। गृह विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को दो टूक कहा गया है कि प्रदेश में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि संगठित अपराध, साइबर क्राइम, नशा तस्करी मामले में अपराधियों का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना होगा। ताजा मामलों पर सख्ती। अलवर, श्री गंगानगर, भरतपुर में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। अतिक्रमण पर निर्देश। गोकुंदा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोटिस जारी किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे संगठित अपराधों के खिलाफ कड़े एक्शन। मुख्य बिंदु हम देखें तो मुख्यमंत्री ने
पुलिस प्रशासन को निम्नलिखित मोर्चों पर विशेष तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें महिला एवं बाल सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराध के प्रकरणों में त्वरित कठोर कार्यवाही की जाए। लंबित मामलों का विश्लेषण सभी रेंज में आईजी और एसपी, एनडीपीएस, गैंगस्टर, हिस्ट्री शेयर, अवैध हथियारों व संगठित अपराध से जुड़े लंबित मामलों का व्यक्तिगत विश्लेषण करें। अवैध हथियार आर्म्स एक्ट के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वहां अवैध हथियारों के सप्लाई चेन तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। आर्थिक चोट, अपराधियों को सोशल नेटवर्क के साथ साथ उनके फाइनेंशियल आर्थिक नेटवर्क को भी पूरी तरह से खत्म किया जाए। भूमाफिया गतिविधियों, हवाला लेन देन पर अंकुश लगाकर अपराधियों के आय के स्रोत को बंद किया जाए। नशा तस्करी, ड्रग तस्करों के खिलाफ अवैध संपत्तियों को जब्त को ध्वस्त करने की कार्यवाही में तेजी की जाए। साइबर सुरक्षा, साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाने और साइबर सेल में इसके लिए विशेष कार्मिक तैयार किए जाए। तो साथ ही डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्यवाही हो। सामुदायिक पुलिसिंग, सभी जिलों में नियमित रूप से सीएलजी कम्युनिटी लाइजन ग्रुप की बैठक आयोजित की जाए। सीएलजी कम्युनिटी लाइजन ग्रुप की। नेक्स्ट हम देखेंगे अपराध आंकड़ों में गिरावट हुई है। 2025 की प्रथम 6 माही अर्थात 2025 के प्रथम 6 महीने तथा 2026 की समान अवधि अर्थात 2025 के जो प्रथम स्टार्टिंग के 6 महीने हैं और 2026 के स्टार्टिंग के 6 महीनों की अवधि में तुलना की गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत दर्ज होने वाले कुल गंभीर अपराधों में 4.65% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। कुल हम अपराध श्रेणी और मामले और तुलना देखें तो 2026 की अवधि और 2025 की समान अवधि में हम देखें कुल दर्ज मामले 2025 की जो 6 माही है अर्थात स्टार्टिंग के 6 महीनों में कुल 99,272 मामले दर्ज हुए थे टोटल मामलों में हम देखें तो, और 2026 की समान अवधि में 94,652 हुए हैं। 2025 से 2026 में कमी आई है। स्थानीय व विशेष अधिनियम के मामले में 49,087 मामले 2025 में आए थे। 51,172 मामले 2026 में आए हैं। 4.25% की वृद्धि हुई है स्थानीय व विशेष अधिनियम मामलों में। हत्या में, मर्डर के मामलों में हम देखें तो 703 2025 में, 672 2026 में 4.41% की कमी आई है। हत्या के प्रयास 1,288 तथा 2026 में 1,145 11.17% की कमी आई है। डकैती मामलों में 43 2026 में 36 16.28% की कमी आई है डकैती के मामलों में। लूट में 577 2026 में 462 19.93% की गिरावट आई है लूट के मामलों में। व्यपहरण, अपहरण, किडनैपिंग में 5,211 2025 में और 2026 में 4,965 अर्थात 4.72% की कमी आई है। बालिग दुष्कर्म के मामलों में 2026 में 2,088 मामले आए थे। 2026 में 1,809 मामले आए हैं, 13.36% की कमी। पॉक्सो के मामले में 1,651 मामले 2025 में आए थे। 1,306 मामले 2026 में आए हैं, 20.90% की कमी आई है। SC/ST एक्ट मामले में 3,121 मामले 2025 में आए थे। 2,534 मामले 2026 में आए हैं, तो 18.81% की कमी। कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा में सुधार हुआ है। तो आप देख सकते हैं सभी आंकड़े अपराधों में आपराधिक आंकड़ों में गिरावट आई है 2025 से मुकाबले तुलना की गई है 2026 में 4.6% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सख्त एक्शन, कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार एक्शन मोड में उन्होंने अनियमितता दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर पुलिस सेवा आरपीएस के 2 अधिकारियों व जेल सेवा के 1 अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मंजूरी दी है, जिनमें हम देखें तो सरोज बिश्नोई, उपाधीक्षक महिला बंदी सुधार गृह जयपुर, उन पर कार्यवाही की गई, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जयपुर से भरतपुर किए जाने पर प्रस्ताव अनुमोदन किया गया। सुधार गृह की एक महिला बंदी को अपने साथ रखने, उनके द्वारा कार्यालय में कार्यों में हस्तक्षेप करने और पैसे लेकर बंदियों के नियम विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध करवाने की शिकायत इनके विरुद्ध आई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे डेरावर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम जोधपुर पुलिस आयुक्तालय। राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई डेरावर सिंह पर। सीसीए नियम 16 के तहत के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन पर आरोप है कि पूर्व में पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थापित रहते हुए पदीय दायित्वों की प्रति लापरवाही बरती। उन्होंने हत्या जैसे गंभीर अपराध में 8 में से केवल 1 अभियुक्त को अनुसंधान में दोषी मानते हुए 7 को बचाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे लाबूराम बिश्नोई आरपीएस अधिकारी हैं। इनके विरुद्ध आरोपों में प्रमाणित मानते हुए विभागीय जांच रिपोर्ट अनुमोदन किया गया, जिसके तहत पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा, सिलासवा एवं माधोपुर में बनास नदी में बजरी माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की, अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित निर्देशों की अवहेलना की, जिससे कानून की व्यवस्था के में
अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। व सहित पुलिस जाब्ते को जान को जोखिम में डाला। इनके लिए सरोज बिश्नोई, डेरावर सिंह तथा लाबू बिश्नोई। डेरावर सिंह व लाबू बिश्नोई आरपीएस ऑफिसर हैं तथा सरोज बिश्नोई जेल सेवा की एक अधिकारी है। इन्हें तीनों को निलंबित किया गया, इनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे जल जीवन मिशन। प्रदेश के 63.61 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से जल। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मिशन की उपलब्धियां व आंकड़े हम देखें तो कुल स्वीकृत योजनाएं प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 1,145 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की है। इसके तहत जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन का दायरा भी बढ़ाया गया है। 2019 के संबंध में तुलना करते हुए बताया गया वर्ष 2019 में जहां 11% ग्रामीणों के पास नल से जल था, अर्थात नल कनेक्शन थे, वह संख्या अब बढ़कर 63.61 लाख परिवारों को 59% तक नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। घरेलू नल कनेक्शन में मिशन के तहत अब तक 51.87 लाख घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। गांवों का प्रमाणीकरण कुल 12,095 गांवों में हर घर जल घोषित किया जा चुका है तथा 6,138 गांवों का हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है। सुजलम भारत आईडी जनरेशन, हर घर जल रिपोर्टिंग और प्रमाणीकरण, जल सेवा आकलन तथा भौतिक रूप से योजनाओं के वित्तीय समापन में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नई दिल्ली में 10 जुलाई को आयोजित जल जीवन मिशन के साथ हुई बैठक के निर्देशों को समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित करने को भी कहा गया। 10 जुलाई को जो जल जीवन मिशन की बैठक हुई थी उसके जो निर्देश दिए गए थे उनको पालन करने के लिए भी निर्देशित किया है मुख्य सचिव जी ने। प्रदेश भर में 15 जुलाई से अभियान सभी गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग। प्रदेश में मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ व मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एक विशेष स्वास्थ्य अभियान शुरू किया जा रहा है। 15 जुलाई से 5 दिवसीय अर्थात 15 से 20 जुलाई तक ये कार्यक्रम किया जाएगा। विभिन्न सघन स्क्रीनिंग की जाएगी 15 से 5 दिवसीय अर्थात 15 से 20 जुलाई तक। प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग, इंटेंसिव स्क्रीनिंग की जाएगी। अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जांचों का रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी रखी जाएगी। क्रियान्वयन प्रमुख चिकित्सा शासन सचिव है गायत्री राठौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड में कार्यरत आशा वर्कर, एएनएम व सीएचओ के माध्यम से स्क्रीनिंग का कार्य पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जाए। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरते जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे किसान सम्मान निधि। 71 लाख से अधिक किसान लाभान्वित। 71 लाख से अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान आत्मनिर्भरता, समृद्धि व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। राशि में वृद्धि की गई है। टोटल 9,000 रुपये कर दिया गया है किसान सम्मान निधि की राशि को। कुल लाभार्थी किसान हम देखें तो 71 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है सम्मान निधि से। कुल वितरित राशि में किसानों के खाते में कुल 2,726 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा कराई गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे आंगनबाड़ियों में पहुंच बच्चों के अभिभावक। पीएम मीटिंग। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के विकास व पोषण को लेकर विशेष पहल की जा रही है। नियमित आयोजन। विभाग द्वारा हर अमावस्या को पेरेंट्स आंगनबाड़ी मीटिंग PAM पेरेंट्स आंगनबाड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। व्यापक स्तर पर आयोजन। हाल ही में मंगलवार को प्रदेश के समस्त 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया। पेरेंट्स आंगनबाड़ी मीटिंग कार्यक्रम का आयोजन ICDS निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि इस बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के माता पिता, अभिभावकों के साथ प्रगति, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा पर विस्तृत चर्चा की गई। पुरुषों की सहभागिता पर जोर दिया गया। बैठक में परिवार के पुरुष सदस्यों जैसे पिता, दादा, चाचा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया ताकि बच्चों के परवरिश में उनकी सहभागिता बढ़ाई जा सके। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त उप निदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं लेडी सुपरवाइजर द्वारा इन PM जो पेरेंट्स आंगनबाड़ी मीटिंग है उनका निरीक्षण किया गया। निर्देशक वासुदेव मालावत ने स्वयं मंगलवार को जयपुर 2 के मालवीय नगर सेक्टर 10 में आंगनबाड़ी केंद्र पर मीटिंग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गतिविधियां। मीटिंग में बच्चों की गतिविधियां, उनके व्यवहार में आ रहे परिवर्तन, पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सव गौरव के 75 वर्ष पर प्रमुख आयोजन किए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के लोकतांत्रिक सफर 75वें वर्ष में प्रवेश का ऐतिहासिक उत्सव बुधवार सुबह 10 बजे शुरू किया गया। आज 15 जुलाई को शुरू किया गया। समारोह का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
द्वारा किया गया। समापन समारोह मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सीपी राधाकृष्णन नहीं सुधार किया गया है, सीपी राधाकृष्णन द्वारा नहीं किया जाएगा, जबकि जगदीप धनखड़ द्वारा किया जाएगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ होंगे, न कि सीपी राधाकृष्णन। पहले विवरण में सीपी राधाकृष्णन बताया गया था कि जो राज्यसभा के सभापति है सीपी राधाकृष्णन, वो इस कार्यक्रम का समापन समारोह का आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे, लेकिन अब इसे सुधारा गया है। अब जगदीप धनखड़ जी को, जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं और राजस्थान से संबंधित है, जगदीप जी धनखड़, वो समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पहली बार एक ही कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राज्यपाल, सीएम, 2 पूर्व सीएम, स्पीकर एक साथ शिरकत करेंगे। इनमें 695 वर्तमान व पूर्व विधायकों का समागम देखने को मिलेगा। जनप्रतिनिधियों का सम्मान, पंडित रामकिशन ऐसे विधायक हैं जो 100 वर्ष की आयु पूर्व कर चुके हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। वरिष्ठों का सम्मान 6 बार या उससे अधिक बार विधायक रहे 26 वरिष्ठ व पूर्व मौजूदा विधायकों का सम्मान पहली बार किया जाएगा। इनमें 90% विधायक 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनमें हम प्रमुख नेता में देखें तो सुमित्रा सिंह 9 बार, गुलाबचंद कटारिया, प्रद्युम्न सिंह 8 बार, नारायण सिंह, देवी सिंह भाटी, राजेंद्र राठौड़, कैलाश चंद मेघवाल, फतेह सिंह, घनश्याम तिवाड़ी, हेमाराम चौधरी, बीडी कल्ला, महादेव सिंह, परसराम मोरदिया, प्रसादी लाल मीणा 6 बार रहे, इन्हें सम्मान किया जाएगा। वर्तमान विधायकों में हम देखें तो कालीचरण सराफ 8 बार, दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी 7 बार, राजेंद्र पारिक, अशोक गहलोत, किरोड़ी लाल मीणा, वसुंधरा राजे, श्रवण कुमार, मदन दिलावर, पुष्पेंद्र सिंह 6 बार, इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। जो पूर्व विधायक थे ज़्यादा समय तक 6 या उससे अधिक बार निर्वाचित रहने वाले, और वर्तमान विधायक 6 या उससे अधिक बार निर्वाचित रहने वाले विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। शांतिलाल चपलोद, दीपेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी पूर्व अध्यक्ष, इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। पूर्व उपाध्यक्ष में तारा भंडारी, रामनारायण मीणा व राव राजेंद्र सिंह, इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक कानून जिन पर होगी चर्चा। अमृत महोत्सव के दौरान 24 ऐतिहासिक कानूनों पर मंथन होगा, जिनमें हम देखें 24 प्रमुख कानून जिन पर चर्चा की जाएगी। भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण 1952, इस पर चर्चा की जाएगी। भूदान यज्ञ 1953, कृषि लगान नियंत्रण 1954, काश्तकारी 1955, भू राजस्व 1956, गौशाला अधिनियम 1958, राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959, राजस्थान जमींदोज बिश्वेदारी उन्मूलन 1959, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा 1964, सहकारी समितियाँ 1965, विधानसभा सदस्य निरर्हता निवारण 1969, अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण रेस्मा 1970, इन पर चर्चा की जाएगी। और हम देखें ग्रामदान 1971 पर चर्चा होगी। लोकायुक्त उप लोकायुक्त 1973 पर चर्चा। कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण 1973, पासबुक कृषि जोत 1983, गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध, अस्थायी प्रव्रजन निर्यात विधिनियम 1995, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन FRBM 2005, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी 2011, लोक उपावन पारदर्शिता RTPP 2012, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन 2025, विशेष कानूनों की स्थिति हम देखें सूचना का अधिकार 2000, यह नियम कानून लाने में राजस्थान अग्रणी रहा, लेकिन केंद्र में 2005 में कानून बनने के बाद इसे वापस ले लिया गया। बने लेकिन लागू नहीं हुए। कोचिंग नियंत्रण विनियम 2025 तथा प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर कर्मकार रजिस्ट्रेशन और कल्याण 2023, इन पर भी चर्चा की जाएगी। तो निम्न 24 ऐतिहासिक कानूनों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा अपडेट। FCM इंजेक्शन की किल्लत व एनीमिया का खतरा। सरकारी अस्पतालों में विगत 5 माह से फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज FCM इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। बाजार में इसकी कीमत 2500 से 6000 तक है। अभियान की पृष्ठभूमि में देखें नवंबर 2025 से एनीमिया मुक्त करने के लिए फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज इंजेक्शन लगाने की शुरुआत की गई थी, ताकि प्रसूताओं को पिंक ड्राइव अभियान के तहत राहत मिल सके। गंभीर सांख्यिकी, प्रदेश में 58% प्रसूताएं एनीमिया से पीड़ित हैं। दक्षिण राजस्थान में जिलों का आंकड़ा लगभग 79% है। 79% एनीमिया से प्रभावित हैं। दक्षिणी राजस्थान में प्रदेश में हर साल 15 से 16 लाख महिलाएं गर्भवती होती हैं, जिनमें से 52 से 58% एनीमिया का शिकार है।
पीबीएम अस्पताल में किडनी संक्रमण एनीमिया से जूझ रहे एक प्रसूता कमला निवासी नापासर की मृत्यु हो गई थी। प्रशासनिक एक्शन। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह केवसर ने भीलवाड़ा के अस्पताल में हुई 5 महिलाओं की मौतों की जांच के लिए तकनीकी रिपोर्ट तलब की है। दोषियों पर कार्यवाही की बात भी दोहराई है। नेक्स्ट हम देखेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए 5 दिवसीय सघन स्क्रीनिंग अभियान 15 जुलाई से 20 जुलाई तक 5 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा, जहां गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व स्वास्थ्य संबंधी जांच का रिकॉर्ड रखना, नियमित निगरानी करना, आशा वर्कर एएनएम सीएचओ के माध्यम से एसओपी के तहत सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकारी स्कूलों में मिले खोजी बॉक्स, लर्निंग बाय डूइंग किट। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों में विज्ञान व गणित की पढ़ाई को रोचक, व्यावहारिक व गतिविधि आधारित बनाने के लिए खोजी बॉक्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए साइंस और गणित के लिए संस्थान का सहयोग। यह पहल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गांधीनगर गुजरात की ओर से स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। स्टेम के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गांधीनगर द्वारा ये जो खोजी बॉक्स है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान सरकार को, राजस्थान गवर्नमेंट को 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए। प्रदेश के चयनित स्कूल 37,581 खोजी किट बांटे जा रहे हैं। 37,581 खोजी किट। करौली जिले के 712 राजकीय विद्यालयों में एक खोजी बॉक्स तथा 14 पीएमश्री विद्यालयों में 3-3 अतिरिक्त बॉक्स मिले हैं। जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में केजीबीवी को भी 2-2 बॉक्स दिए गए हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण। आगामी दिनों में गणित विज्ञान के शिक्षकों को स्टेम आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निजी स्कूलों की फीस, यूनिफॉर्म व किताबों पर सख्त नज़र। शिक्षा विभाग पहली बार निजी स्कूलों की नियमित ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए राजशाला संबल ऐप के जरिए जिला शिक्षा अधिकारी हर महीने स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। निजी स्कूलों का ये जांचना कि स्कूल किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म जूते खरीदने के लिए बाधित तो नहीं कर रहा। साथ ही राजस्थान विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 2016 व नियम 2017 की पालना सुनिश्चित कर रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राजशाला संबल ऐप के माध्यम से की जाएगी। स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग। रोजगार। चित्रकूट स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर 17 जुलाई को चित्रकूट स्थित प्रताप स्टेडियम में 1 दिवसीय मेगा रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। 10वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी जो है उसकी योग्यता है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, नर्सिंग आदि शैक्षणिक योग्यता वाले युवा भाग ले सकेंगे। आईटी, बैंकिंग, होटल, मेडिकल, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, फार्मा, इंश्योरेंस क्षेत्र की निजी कंपनियों पर मौके पर ही विद्यार्थियों को प्राथमिक चयन की करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्वैश। दिव्यांशी जैन ने जीता 5वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब। जयपुर की 13 वर्षीय उभरती स्क्वैश खिलाड़ी दिव्यांशी जैन ने जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित यूरोपियन जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट गर्ल्स अंडर 13 का खिताब जीतकर एक ही सप्ताह में दूसरा और करियर का 5वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। इनके कोच है सुरभि मिश्रा, जिसे स्क्वैश के सनसनी भी कहा जाता है। सुरभि मिश्रा दिव्यांशी जैन की कोच है। अन्य पदक विजेता हम देखें तो भारत के एरन एम्ब्रन ने बॉयज़ अंडर 13 में ब्रॉन्ज मेडल और ध्रुव जौहरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्वतारोहण। खूबी शर्मा ने रुद्रगिरी और जोगिन पीक पर लहराया तिरंगा। जयपुर गुलाबी नगर की बेटी खूबी शर्मा ने 21,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर रुद्रगेरा पीक और जोगिन पीक पर -15 डिग्री तापमान में बर्फीले तूफान का सामना करते हुए तिरंगा लहराया। देश भर से 20 युवा महिला पर्वतारोहियों के दल में खूबी का चयन 1 महीने के मुश्किल अभियान के दौरान किया गया था। खूबी शर्मा ने रुद्रगेरा पीक व जोगिन पीक पर तिरंगा लहराया। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण व वन्य जीव। राज्य पशु ऊंट पर गहराया संकट। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला राजस्थान का राज्य पशु ऊंट तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है। पिछले 45 वर्षों में इनकी संख्या 86% से अधिक घट चुकी है। 86% से अधिक कम हो चुके हैं ऊँट 45 वर्षों में। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऊँटों के संरक्षण पर उपायों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। देश के कुल ऊँटों का करीब 84% हिस्सा राजस्थान में है, जिसमें से भी 45 वर्षों में 86% से अधिक इनकी संख्या घट चुकी है। नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चूरू जैसे पारंपरिक ऊँट पालन वाले जिलों में इनकी संख्या तेजी से घट रही है। ऊँटों की संख्या में गिरावट का ग्राफ। कमी के मुख्य कारण ट्रैक्टर और आधुनिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से उपयोगिता में कमी, चारागाहों का सिकुड़ना, चारे की कमी, पालन की बढ़ती लागत, ऊँट पालकों को पर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन न मिलना। विशेषज्ञ मानते हैं कि कड़ा संरक्षण कानून भी इस गिरावट को रोकने में नाकामी का शिकार रहा है। 1980 में लगभग 15 लाख ऊँट थे, 2012 में 3.26 लाख, 2015 में 3.70 लाख और 2019 में 2.13 लाख ऊँट ही बचे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध व विदेश संपर्क के तहत विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को अर्थात
16 जुलाई को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का। इसका मुख्य उद्देश्य सम्मेलन में मुख्य रूप से 4 सत्रों के तहत प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन मंथन होगा, जिसमें प्रवासी भारतीयों का कल्याण, सुरक्षित वैध प्रवासन, पासपोर्ट सेवाएं, कौशल विकास, निवेश, पर्यटन सहयोग, सहभागिता। इसमें केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ राजस्थान फाउंडेशन के 40 अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर अध्यक्ष भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया और राजस्थान के बीच सहयोग, उच्च स्तरीय मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के उच्च स्तरीय राजनयिक व वाणिज्यिक दूत पॉल मर्फी ने मंगलवार को लोक भवन में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ वांगड़े से मुलाकात की। राज्यपाल की पहल पर ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित क्षेत्रों में राजस्थान को तकनीकी व व्यावहारिक सहयोग देने का भरोसा दिलाया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का सहयोग रहेगा सहकारिता के क्षेत्र में, कॉरपोरेशन के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में ऑस्ट्रेलियाई नवाचार, सूक्ष्म क्षेत्रों में कम पानी में अधिक पैदावार से संबंधित उन्नत कृषि, जनजातीय संस्कृति का उन्नत कृषि और जनजातीय संस्कृति का संरक्षण में राजस्थान सरकार और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कार्य करेंगे। जयपुर में ब्रिक्स देशों की बैठक। ब्रिक्स संगठन से जुड़े देशों के उद्योग व व्यापार मंत्रियों की बैठक 6 और 7 अगस्त को जयपुर में आयोजित होगी। यह बैठक जयपुर के रामबाग पैलेस में आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने सचिवालय में संबंधित अधिकारियों को इसकी बैठक की समीक्षा करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय नीति, कानूनी बदलाव, स्कूलों में यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर देश की शिक्षण संस्थाओं में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को व्यवस्थित व अनिवार्य रूप से लागू करने का खाका पेश किया है। शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को गुड टच, बैड टच की पहचान करवाना सिखाया जाएगा। मिडिल व हाई स्कूल स्तर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में होने वाले हार्मोनल व शारीरिक बदलावों, प्रजनन स्वास्थ्य व जेंडर संवेदनशीलता की वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी। कॉलेज स्तर पर आपसी रिश्तों में सहमति, कानूनी व नैतिक महत्व को समझाते हुए कॉलेजों में भी अनिवार्य किया जाएगा। तो प्राइमरी स्तर से इसे शुरू करके कॉलेज स्तर तक इसे पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास का समय। सप्ताह में 2 दिन 15 से 20 मिनट की विशेष क्लास चलाने पर विचार किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी की अगुवाई वाली 26 सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसे स्वीकार करने पर कानूनी मंजूरी देने की तैयारी की जा रही है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के विशेषज्ञ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, विभिन्न केंद्रीय राज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि, NCPCR और NLSU के प्रतिनिधि शामिल थे। पॉक्सो एक्ट का पेज। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों को क्रिमिनलाइज और नाबालिग लड़कियों में प्रेगनेंसी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने इस समस्या के व्यावहारिक समाधान को ढूंढने का निर्देश दिया था। BV नागरत्ना, जस्टिस R महादेवन की पीठ के समक्ष एडिशनल सॉलिसिटर ऐश्वर्या भाटी ने इस ब्लूप्रिंट की जानकारी दी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे CBSE का नया नियम, तीसरी भाषा में पास होना अनिवार्य। नियम 2026-27 में कक्षा 9 और 2027-28 में कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर प्रभावी होगा। अर्थात 2026-27 में कक्षा 9 में और 27-28 में कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर यह नियम लागू रहेगा, जिसमें कक्षा 10 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा R3 का स्कूल आधारित इंटरनल असेसमेंट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल आधारित असेसमेंट होगा, ये वो पास करना कक्षा 10 के छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। इसके बिना सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास इंटरनल स्कूल आधारित असेसमेंट पास नहीं कर पाते हैं आप 3rd लैंग्वेज में, तो उसके लिए बिना आपको स्कूल एग्जामिनेशन का जो पास सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा। 10th की जो मार्कशीट मिलती है वो नहीं मिलेगी। तीसरी भाषा की कोई लिखित बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। तीसरी भाषा की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, केवल स्कूल आधारित असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन होगा। अगर उसको पास नहीं करते तो आपकी जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। फेल होने पर विकल्प, यदि कोई छात्र इसमें असफल होता है तो बोर्ड परिणाम घोषित होने से पहले स्कूल उसका दोबारा असेसमेंट कर सकेंगे। कक्षा 9 में फेल होने पर छात्र को 10वीं में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन 10वीं के दौरान उसे 9वीं का असेसमेंट पास करना ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे NCVT परीक्षा में हर्षित प्रदेश में प्रथम। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI जोधपुर के मोटर व्हीकल MMV ट्रेड के परीक्षार्थी हर्षित ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद NCVT की मुख्य परीक्षा 2023-25 में 88.68% हासिल कर राजस्थान में प्रथम पद हासिल किया है। हर्षित ने ITI का जो एग्जामिनेशन था
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का उसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है। राजस्थान में कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हर्षित को 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। सिरोही की बेटी एंजल का इसरो मिशन के लिए चयन। सिरोही के पिंडवाड़ा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल झाड़ोली की छात्रा एंजल कुंवर का चयन देश के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट के लिए हुआ है। वह देश भर से चुनी गई 21 छात्राओं में शामिल है तथा राजस्थान से चयनित होने वाली एकमात्र छात्रा है। चयन का आधार एंजल ने नीति आयोग के सहयोग से संचालित स्पेस किड्स इंडिया कार्यक्रम के तहत अटल टिंकरिंग लैब में तकनीकी मॉड्यूल प्रोजेक्ट ऑनलाइन असेसमेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ये स्थान पाया है। इन्हें नई दिल्ली में 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। एंजल कुंवर को पीएम श्री स्कूलों में नवाचार ग्लोबल लीडर्स की तैयारी। प्रदेश के 649 अर्थात 649 पीएमश्री विद्यालयों में संस्था प्रधानों की एक राज्य स्तरीय ऑनलाइन वेबिनार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया ऑनलाइन, जिसके मुख्य अतिथि मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास थे। इनमें कुछ स्कूलों के अनूठे प्रयोग साझा किए गए। बालिका संसद राजसमंद पीएम श्री रावत नार सिंह जी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगढ़ राजसमंद में बालिका संसद चलाई जाती है, जहां छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में भी सहयोग करती हैं। उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। मेरे कान्हा मेरे आंगन कार्यक्रम भरतपुर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वेर द्वारा सामाजिक सहभागिता के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत हर माह कक्षा के बच्चे अध्यापक किसी एक बच्चे के घर जाते हैं, जिससे बच्चे परिवार व समाज से सीधे जुड़ते हैं। मुख्य सचिव के सुझाव। मुख्य सचिव ने सभी पीएमश्री विद्यालयों में सुझाव बॉक्स खोलने और छोटी टीम बनाकर स्टेम विज्ञान तकनीकी इंजीनियरिंग गणित क्षेत्रों में काम करने तथा इस वेबिनार को जिला स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जेंडर सॉर्टेड सीमेन तकनीक को वैज्ञानिक मंजूरी। पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे स्वदेशी जेंडर सॉर्टेड सीमन तकनीकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISc बेंगलुरु की स्वतंत्र जांच में गुणवत्ता की मुहर लगा दी है। जांच में पाया गया है कि इस सीमन में 88 से 96% तक क्रियाशील X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु मौजूद हैं। इस तकनीक के सफल होने से उच्च गुणवत्ता वाली बच्चियों फीमेल क्लेव्स के जन्म की संभावना 100% बढ़ेगी, जिससे पशुपालकों के आय व दुग्ध में भारी वृद्धि होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण व अभिभावक बैठक। महिला बाल विकास विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के सभी 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर PM अर्थात पेरेंट्स आंगनबाड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया। बच्चों के पोषण स्वास्थ्य शिक्षा में परिवार की साझा जिम्मेदारी तय करने के लिए इस बार पहली बार पिता दादा चाचा जैसे पुरुष अभिभावकों को सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। DCL को मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। डिप्टी CM दिया कुमारी ने डॉक्टर्स की सर्वाधिक भागीदारी वाली T20 क्रिकेट लीग के लिए DCL को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र सौंपकर सम्मानित किया। DCL के फाउंडर चेयरपर्सन डॉक्टर संजय सक्करवाल और को फाउंडर मृदुला सक्करवाल ने बताया कि इस लीग का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर्स को स्वस्थ जीवन शैली को प्रेरित करना, समाज में किडनी हार्ट वेलनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप भारतीय टीम में राजस्थान का दबदबा। जो 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन चीन के चुझोवू में 15 से 26 जुलाई तक आयोजित होगा। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय हैंडबॉल टीम मंगलवार को चीन पहुंच चुकी है। इस प्रतियोगिता में पहले भारतीय टीम का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 3 से 12 जुलाई तक टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित किया गया था, जहां खिलाड़ियों ने अपनी अंतिम तैयारी पूरी की। चयनित राजस्थानी खिलाड़ी और उनकी पोजीशन। भारतीय जूनियर हैंडबॉल टीम में राजस्थान के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें महेंद्रपाल सिंह परो बाड़मेर यह टीम में पिवट पोजीशन पर खेलेंगे। वरणजोत सिंह श्रीगंगानगर लेफ्ट बैक पोजीशन पर अपनी भूमिका निभाएंगे। मनीष थाकड़ बीकानेर राइट विंग पोजीशन में खेल का प्रदर्शन करेंगे। यशपाल सिंह चित्तौड़गढ़ लेफ्ट विंग पोजीशन पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो 4 खिलाड़ियों का इसमें चयन हुआ है। पोलो 126 साल पुरानी पोलो परंपरा उत्सव फिर लंदन में सजेगा जयपुर का मंच। लंदन के प्रतिष्ठित गाइडर्स पोलो क्लब में 18 जुलाई को जयपुर की शाही पोलो परंपरा का जलवा देखने को मिलेगा। इंडियन पोलो डे इस विशेष अवसर पर 18 गोल के 2 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। प्रदान की जाने वाली ट्रॉफियों में विजेता टीम को जयपुर ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। भारत और ब्रिटेन के बीच खेले जाने वाले ऐतिहासिक इंडियन पोलो चैलेंज शील्ड पूर्व में इंडियन एम्पायर शील्ड के फाइनल की विजेता टीम को जयपुर राजघराने के पद्मनाभम सिंह ट्रॉफी प्रदान करेंगे। जयपुर पोलो का गौरवशाली इतिहास। ये पद्मनाभम सिंह है, इंडियन पोलो टीम के
ये पद्मनाभम सिंह है, इंडियन पोलो टीम के कैप्टन हैं, और ये पद्मनाभम सिंह के छोटे भाई हैं, अर्थात ये दोनों दिया कुमारी के बेटे हैं। ये छोटे भाई हैं पद्मनाभम सिंह के, और ये पद्मनाभम सिंह हैं जो इंडियन पोलो टीम के कैप्टन हैं। जयपुर पोलो का गौरवशाली इतिहास व विरासत हम देखें तो भारत और ब्रिटेन के बीच पोलो संबंधों की अनूठी शील्ड 1920 से दोनों देशों के बीच साझा खेल विरासत को आगे बढ़ाई, अर्थात भारत और इंग्लैंड के बीच। 19वीं सदी में पोलो भारतीय उपमहाद्वीप से ब्रिटेन पहुंचा था, जिसे ब्रिटेन कैवेलरी अधिकारियों ने लोकप्रिय बनाया। 1957 का ऐतिहासिक विश्व कप पूर्व महाराजा मानसिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 1957 में विश्व पोलो कप जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया था। इस परंपरा से पहले महाराजा मानसिंह, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, वर्तमान में पद्मनाभम सिंह उसी गौरव के साथ आगे बढ़ा रहे। 1933 में स्वर्णिमकाल 1930 से 38 तक जयपुर टीम ने लगातार भारतीय ओपन पोलो चैंपियनशिप जीती थी। वहीं 1933 में जयपुर टीम ने ब्रिटेन के सभी ओपन टूर्नामेंट जीतकर एक अविस्मरणीय इतिहास रचा था। इसकी याद में जयपुर ट्रॉफी दिलाती है। ऐतिहासिक पुनर्द्वार 2025 में गाइडर्स पोलो क्लब में जयपुर ट्रॉफी का ऐतिहासिक पुनर्द्वार हुआ। तब से इंडियन पोलो डे पर आयोजित होने वाले यह मुकाबले भारत और ब्रिटेन के मजबूत खेल संबंधों के साथ जयपुर की समृद्ध पोलो विरासत के प्रमुख प्रतीक बन चुके हैं। हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप उसमें राजस्थान के महिला पहलवानों ने 4 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में हरियाणा फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड और राजस्थान 113 अंकों के साथ ओवरऑल स्टैंडिंग में 3rd रैंक पर रहा है। हरियाणा में रोहतक में आयोजित अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप राजस्थान 3rd रैंक पर रहा है। इसमें हम देखें तो अश्विनी विश्नोई ने 68 किग्रा भार वर्ग में नेशनल चैंपियन बनकर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। कोमल वर्मा, सीकर की पहलवान कोमल वर्मा ने 50 किग्रा भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। माया माली 72 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। निशा सैनी 57 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सफ़ेद बाघ की राजस्थान की पहली सवारी, व्हाइट टाइगर सफारी, नाहरगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान की पहली सफारी है सफ़ेद बाघ की। आप देख सकते हैं नाहरगढ़ का एक बाघ है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जयपुर राजस्थान में सफ़ेद बाघ की पहली सफारी है। ऐतिहासिक शुरुआत राजस्थान स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में सफ़ेद बाघ की पहली सफारी शुरू की गई है। सफ़ेद बाघ का परिवार हम देखें तो 3 सदस्य इसमें शामिल है। बाघ भीम नर सफ़ेद बाघ है, बाघ गोल्डन नर सफ़ेद बाघ है, बाघिन स्कंधी मादा सफ़ेद बाघिन, अर्थात 2 बाघ है भीम और गोल्डन, और बाघिन है स्कंधी मादा सफ़ेद बाघिन। सफ़ेद बाघ एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस सेशन के PDF की आवश्यकता हो तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। तो थैंक यू सो मच।